गुड इवनिंग बच्चों। एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करा था और उसमें हम लोग WBC तक पहुंच गए थे, श्वेत रुधिर कणिकाओं तक। WBC के बारे में मैंने आपको बताया था पहले RBC, उससे पहले वाले वीडियो में, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने WBC आपको बताई थी। WBC के दोनों टाइप्स बताए थे, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स, और फिर ग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स बताए थे जिसमें न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल सेल्स, और एग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया था। और RBC का जो थर्ड टाइप था ब्लड प्लेटलेट्स, वो भी मैंने आपको बताया था। मीन्स अपन ब्लड सेल्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, रुधिर कोशिकाओं को पूरा कर लिया था, कंप्लीट हो गई थी। आज हम फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के क्या कार्य होते हैं, शरीर में रक्त क्यों आवश्यक होता है, क्या कार्य करता है, और अगर रक्त की मात्रा में कोई कमी आती है तो विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स भी आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रक्त के फंक्शन है, कार्य हैं, उनको अपने को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहला जो ब्लड का अपने शरीर में फंक्शन होता है उसे हम कह रहे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात ऑक्सीजन को शरीर में ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे RBCs होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम कह रहे होते हैं श्वसन वर्णक, और वह क्रोमोप्रोटीन होती है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हमारे जो लंग्स में वायुमंडल से जो ऑक्सीजन पहुंचता है, उस ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों में रक्त में पाई जाने वाली या लाल रुधिर कणिकाओं में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन के द्वारा उसे अपने साथ जोड़ लिया जाता है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अर्थात जो रुधिर है, रुधिर में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाएं जिनमें जो हीमोग्लोबिन होती है, वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेशन क्रिया द्वारा अपने साथ जोड़कर शरीर की विभिन्न सेल्स या ऊतकों तक लेके जाती है। अर्थात हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है या ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, वह लंग्स से विभिन्न सेल या टिश्यूज तक कौन कर रहा होता है? ब्लड कर रहा होता है। ब्लड में कौन मुख्य होती है? RBC। RBC में कौन जोड़ता है ऑक्सीजन को? हीमोग्लोबिन, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह देते हैं, ठीक है। इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जो ऑक्सीकारी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, या हम कह सकते हैं शरीर की विभिन्न ऑक्सीकारी जैविक क्रियाओं के लिए जो अनिवार्य ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उस ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में अवेलेबल करा दिया जाता है या उपलब्ध करा दिया जाता है। इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कह देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड हमारे शरीर में क्या कर रहा है? लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा है। अगर ब्लड यहाँ पर नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, और इस कारण से जो जैविक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन के रूप में
जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो वहां पर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या बताओगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज ये आती है कि जब ऑक्सीजन शरीर में पहुंच जाती है तो वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में या टिश्यूज में जाकर के क्या करती है? उपापचय क्रियाओं में भाग ले रही होती है। और जब वहां पर उपापचय क्रियाएं होती हैं अर्थात ऑक्सीडेशन की क्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2 बन जाता है। ठीक है, और जो CO2 बनता है उस CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वहां से वही ब्लड लेकर के वापस कहां पर भेजता है? लंग्स में। अर्थात सेंस में उपापचय क्रियाओं के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन ही अपने साथ जोड़ लेती है और उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कह देते हैं। ठीक है, और फिर ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस कहां पर आएगा? लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में फिर वहां से CO2 को छोड़ दिया जाएगा और लंग्स से फिर CO2 का निष्कासन हो जाता है। कहां पर भेज दिया जाता है? वायुमंडल में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स से कोशिकाओं और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स तक कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा होता है। और ब्लड में भी RBC के अंदर पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? क्रोमोप्रोटीन कह रहे होते हैं, जिसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए दो चीज यहां पर आती हैं कि इसका मतलब है हीमोग्लोबिन की क्या विशेषता हुई। एक तो विशेषता ये है कि हीमोग्लोबिन में ये विशेषता पाई जाती है कि जहां पर जिस गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिस गैस की सांद्रता ज्यादा होती है वहां पर तो उस गैस को जोड़ लेती है और जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसको छोड़ देती है। जैसे अपन बात करें फेफड़ों में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को तो जोड़ लेगी और CO2 को वहां क्या करेगी? रिलीज कर देगी। और जब कोशिकाओं में पहुंचेगी तो कोशिकाओं में ऑक्सीडेशन की क्रिया लगातार चल रही है तो वहां पर कमी किसकी हो जाती है? ऑक्सीजन की, तो वहां ऑक्सीजन को छोड़ देगी और उपापचय क्रियाओं के बाद वहां पर किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर अपने साथ जोड़ लेती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 ये दोनों काम कौन करा रहा है? ब्लड में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन। अर्थात पहला फंक्शन होता है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थों का परिवहन। अब आप बताइए खाद्य पदार्थ ब्लड में कहां से पहुंचेंगे? मैंने आपको एक पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था और उसमें मैंने ये कहा था कि अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिसमें एक ड्यूोडेनम होता है, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है, इन भागों में लगभग भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और पाचन के पश्चात वहीं पर अधिकतर जो इलियम वाला भाग है उसमें क्या होता है और जो जेजुनम वाला भाग है उसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो जाती है। अर्थात अधिक से अधिक जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण का मतलब क्या होगा? अवशोषण का मतलब होता है छोटी आंत में जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है या उसको पचा लिया जाता है तो उसके पश्चात उस पचे हुए भोजन का रुधिर या लसिका में स्थानांतरित हो जाना, ब्लड या लिम्फ में ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाना होता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उसी को हम अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो पाचन के बाद आहार नाल में जब पाचन होगा तो पाचन के बाद जो पचा हुआ भोजन है वो किस में जाएगा? ब्लड में। अब वो ब्लड के अंदर घुलित अवस्था में रहेगा और ब्लड उसको कहां पर लेके जाता है? फिर शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर की कोशिकाओं में। किसके लिए? ऊर्जा उत्पत्ति के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ग्रोथ के लिए,
या अन्य तरह के संश्लेषण के लिए, इन कार्यों के लिए लगातार जो वितरण है भोजन का, पचे हुए भोजन का, वह कौन कर रहा है? ब्लड करता है या रक्त करता रहता है। ठीक है, इसलिए हम दूसरे शब्दों में बड़ा सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर के द्वारा ही खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। जैसे आप बताइए, हमारी आंख होती है, आंख को भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, पोषण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कान को भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, पोषण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कौन दे रहा है? ये ब्लड के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन पहुंचेगी कान में, ब्लड के माध्यम से ही तो आंखों के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा, ब्लड के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन के साथ साथ जो पोषण है वो आंखों में पहुंचेगा। आपने देखा होगा हमारी आंखों में रुधिर केशिकाओं का जाल जैसा दिखाई दे रहा होता है, बहुत पतले पतले लाल रंग के बहुत सारे तंतु जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। इन तंतुओं के अंदर वास्तव में क्या है? केशिकाएं हैं। क्या बह रहा होता है? ब्लड। और उसी से आंखों को क्या मिलता रहता है? नरिशमेंट मिलता रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा याद आ गया, इसलिए मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। कई बार आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ जाता है तो लोगों को आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एजिंग फैक्टर के कारण जो ब्लड का सर्कुलेशन रेट है वो कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो आप बताइए कि ब्लड के द्वारा सप्लाई आंखों में जा रही है वो भी कम होगी, कानों में जा रही है वो भी कम होगी, दांतों में जा रही है वो भी कम होगी। इसीलिए अधिकांश जो क्रियाएं होती हैं वो डिटोरिएट हो जाती हैं, उन क्रियाओं में गिरावट आने लगती है। ठीक है ना, इसीलिए वो सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। हम कह रहे होते हैं कि भाई ये तो वृद्ध है, सुनाई कम देता है, तो उसका मेन रीजन यही होता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा अभी अभी मैंने क्या बताया? भोजन का ट्रांसपोर्टेशन या भोजन का शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना या उसको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन है, चाहे कोई भी नाम आप दे लीजिए, फंक्शन कोई भी कहीं भी आप बता सकते हो, आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है दैहिक ताप नियमन। शरीर का जो ताप है, टेम्परेचर है, इसको रेगुलराइज करने का काम भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा होता है। अर्थात हमारे शरीर का जो तापमान है उस तापमान को समान बनाए रखने का काम भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा होता है, रक्त कर रहा होता है, रुधिर कर रहा होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, दूसरी चीज हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर ये जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलराइज करता है तो इस कारण से हम लोग होम्योथर्मल हो जाते हैं, वार्म ब्लडेड हो जाते हैं, गर्म रुधिर वाले हो जाते हैं। गर्म रुधिर वाले या होम्योथर्मल, जिनको हम समतापी कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जो बाहर वेदर में वो चेंजेस जो आते हैं, परिवर्तन जो आते हैं, फ्लक्चुएशन जो आते हैं, उसका हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे सपोज करिए अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्या उसी अनुपात में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था? नहीं। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा कि बाहर बहुत ठंडी होती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, क्या उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर भी माइनस में चला जाएगा? और अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर भी माइनस में जाएगा तो जो शरीर के अंदर जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और हम जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात वी कैन नॉट सर्वाइव इन दैट प्रोसेस। जीवित रह पाएंगे क्या? इसीलिए देखिए जो ब्लड है वो क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखता है। इसको हम कह रहे होते हैं समतापन या समतापी। और साथ में हम कह रहे होते हैं कि हम गर्म रुधिर वाले होते हैं। अर्थात हमारे शरीर पर बाहरी वातावरणीय तापमान के फ्लक्चुएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल कॉर्डेट में होते हैं, पृष्ठवंशियों में होते हैं, कशेरुकियों में होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरणीय तापमान के द्वारा प्रभावित हो जाता है।
अर्थात बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट कर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ऐसे जंतु कई बार जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो दिखाई नहीं देते, जब बहुत अधिक गर्मी होती है तब भी दिखाई नहीं देते हैं, वो उनकी हाइबिंग कंडीशन होती है। ठीक है, तो कितने फंक्शन हो गए? 4। पहला क्या बताया? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, चौथा क्या अभी बता रहा था मैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स किसे कहा जाता है? हार्मोन्स कह रहे होते हैं जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है, जो हमारे शरीर में जैविक तंत्र तथा अन्य क्रियाओं का नियमन करते हैं और उसके लिए शरीर में निर्दिष्ट स्थानों तक, जो एक मोटिव है, एक जहां पर लक्ष्य होता है, उन स्थानों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। अर्थात ब्लड के माध्यम से हार्मोन्स बॉडी के विभिन्न भागों में जहां उनकी आवश्यकता होती है या जहां पर उनको काम करना होता है, वहां पर ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होते हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं। उनको ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती, इसलिए ऐसी ग्रंथियों के द्वारा जो बनने वाले पदार्थ होते हैं लाइक दैट हार्मोन्स कहां पर डिस्चार्ज किए जाते हैं? उनको डायरेक्ट ब्लड में छोड़ा जाता है और ब्लड उनको विभिन्न भागों में जहां पर नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसके अनुसार उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन होता है उसमें हम कह रहे होते हैं रिपेयर ऑफ इंजरी। जैसे शरीर में कभी चोट लग जाती है, कोई घाव बन जाता है, कोई जख्म बन जाता है, तो इनको ठीक करने के लिए या रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में WBC काम करती हैं, ल्यूकोसाइट्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, श्वेताणु काम कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं? जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं या जो डैमेजिंग पार्ट्स होते हैं बॉडी में, या जहां बाउंस बन जाते हैं, उनके नियर बाई एरियाज में जो रहते हैं कोशिकाएं होती हैं, या जहां चोट लग जाती है, तो वहां की कोशिकाओं को WBC क्या करती हैं? ग्रोथ करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। इस कारण से वो चोट या घाव हील हो जाता है। हील होने का मतलब है भर जाता है। वहां पर कोशिकाएं जब तेजी से बनेंगी तो वो क्या होगा? भर जाएगा, हील हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं रिपेयर ऑफ इंजरी, अर्थात चोटों की मरम्मत। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, रोगों से बचाव। अब आप कहेंगे कि ब्लड रोगों से बचाव कैसे करेगा? देखिए, रोगों से बचाव के लिए यहां पर यह बोला जाता है कि हमारे शरीर में जो WBC होती हैं, जिनको हम भक्षी WBC कह रहे होते हैं, जो भक्षण करने वाली होती हैं, जिनको हम फैगोसाइट कह रहे होते हैं, जिनको हम मैक्रोफेजिस कह रहे होते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया भी था WBC में मोनोसाइट के अंदर जो जब रुधिर से बाहर निकल के आ रही होती है ऊतकों में, तो उनका आकार पहले से कई गुना बढ़ जाता है। 80 माइक्रोन एम बता रखा है मैंने। तो उनको हम कह रहे होते हैं फैगोसाइट्स। और वो फैगोसाइट्स क्या करती हैं? जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट कर उनका विनाश कर देती हैं या उनका डिस्ट्रक्शन कर देती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि यदि हमारे शरीर में बाहर से कोई जीवाणु आ रहा है, बाहर से कोई विषाणु आ रहा है, या बाहर से कोई एंटीजन या प्रोटीन जैसे पदार्थ आ रहे होते हैं, तो ये WBC, जिनको हम भक्षी WBC कह रहे होते हैं, फैगोसाइटिक WBC कह रहे होते हैं, ये हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज, जिनको हम प्रतिपिंड कह रहे होते हैं, उनको बनाने की क्रिया प्रेरित कर देती हैं। और वो जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बाहर से आने वाले जो भी वहां पर बैक्टीरिया, चाहे वायरस हो चाहे प्रोटीन हो, जिसे बॉडी एंटीजन मानती है, उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज बनेंगे तो वो क्या करेंगे? बाहर से आने वाले जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, चाहे वो विषैले पदार्थ हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो, उनको नष्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे। ठीक है ना, इसको हम कह रहे होते हैं
प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसको कह रहे होते हैं रक्त का थक्का बनना। आपने जनरली देखा होगा जब हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाती है या कहीं पर कोई घाव बन जाता है तो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, रक्त बहना शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनट में आपने देखा होगा वो रक्त बहना बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो घाव है उस घाव के ऊपर कुछ मिनट के पश्चात ही एक विशिष्ट क्रिया के द्वारा ब्लड की कोआगुलेशन हो जाती है, रुधिर का स्कंदन हो जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है, अर्थात वहां पर जाल के आकार की आकृति बन जाती है जिसके द्वारा आरबीसी बाहर नहीं निकल पाते और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। जब रुधिर का बहना बंद हो जाएगा इसका मतलब है कैसी है क्रिया? वो प्रोटेक्टिव है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो घाव बनते हैं वो घाव भी जल्दी से हील हो जाते हैं। किसके कारण? क्लॉटिंग के कारण। क्लॉटिंग अगर होगी तो घाव क्या होगा? फिर जल्दी से भर जाएगा, अर्थात घाव भी वहां पर क्या होते हैं? जल्दी से ठीक हो जाते हैं या जल्दी से भर जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है उपापचय क्रियाओं के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अर्थात ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। इनको कह रहे होते हैं उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। उपापचय क्रियाओं के पश्चात हमारे शरीर में यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, क्रिएटिनिन बनती हैं। ये सारे जो पदार्थ बनते हैं इनको रुधिर के द्वारा लीवर से या जहां पर बनते हैं वहां से कहां पहुंचा दिया जाता है? वृक्क में या किडनी में, और किडनी से फिर इनको फिल्टर करके शरीर में यूरिन के साथ शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है। कहां पर निकाल दिया जाता है? शरीर से बाहर उनको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक। इसके बाद आता है वाटर बैलेंस, जल का संतुलन। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं हमारे शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं उन पदार्थों का विनिमय या उन पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? मुख्य रूप से जल के द्वारा। और जल की अधिकांश मात्रा कहां पर होती है? ब्लड के अंदर। आपने पढ़ा है प्लाज्मा में लगभग 90% क्या है? पानी है। तो ब्लड के अंदर पानी की मात्रा काफी मात्रा में है। तो वो जो हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी जैवराशन क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं जलीय और तरल माध्यम में होती हैं, अर्थात रक्त उन ऊतकीय कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के लिए वाटर प्रोवाइड कराता है। इसको हम वाटर बैलेंस कह रहे होते हैं। उपापचय के पश्चात अगर जो अतिरिक्त मात्रा में जल बनता है या पानी बनता है उस पानी को ब्लड के द्वारा ही कहां पर भेज दिया जाता है? किडनी में, और किडनी उसको फिल्टर करती है, तब वह पानी यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पर हम ये चीज भी बता सकते हैं वाटर बैलेंस। और इसके बाद आता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज का मतलब होता है रोगों का निदान। आपने देखा होगा अधिकतर कैसी भी कोई भी छोटी मोटी भी बीमारी होती है तो आज के दिन अधिकतर जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उसको अच्छी तरह से डायग्नोस करके अच्छी तरह से उसको ट्रीट किया जाए तो पहले वो डायग्नोसिस का काम करते हैं, डायग्नोसिस के लिए बोलते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि रुधिर में पाए जाने वाले जो घटक होते हैं, रुधिर में पाए जाने वाले जो रसायन होते हैं उनका परीक्षण उनका जो परीक्षण किया जाता है उनको ही हम क्या कह रहे होते हैं? रक्त परीक्षण कह रहे होते हैं। ठीक है। और उस रक्त परीक्षण के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के रोगों को डायग्नोस करते हैं, उनका निदान करते हैं, और उन डायग्नोसिस या निदान के आधार पर ही हम उन रोगों को आसानी से ट्रीट कर पाते हैं। अगर हमारे पास में डायग्नोसिस नहीं होगी तो हम आसानी से उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे होते हैं, आसानी से हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए एक नाम दिया जा रहा होता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज अधिकतर किसके रूम में आती है? ब्लड की क्या नाम है, जांच के रूम में आती है, रक्त की जांच के रूम में आती है। उस रक्त के सैंपल से हम उसमें पाए जाने वाले जो विभिन्न घटक हैं जिसको हम डीएलसी भी कह रहे होते हैं, टीएलसी भी कह रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन भी कह रहे होते हैं,
उनकी जांच करके, उनमें पाए जाने वाले जो रसायन है उनकी जांच करके प्रॉपर हम ये पता लगा लेते हैं कि शरीर में किस तरह का डिसऑर्डर है, और तब उस डिसऑर्डर या उस बीमारी या उस रोग या उस विकार का इलाज आसानी से संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं इनको आप आसानी से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बता सकते हैं। अब देखिए, इनको सबको यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप इनको एक तरह से आसानी से बता सकते हो, लेकिन मैंने बहुत आसान भाषा में इनको आपको समझाया है। अगर आपको वैसे पर्टिकुलर याद इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई सीक्वेंस वाइज कोई हेडिंग देना है, कोई भी फंक्शन आपको याद रहता है उस फंक्शन को आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, और देखिए इसमें मैंने लिखा है आरबीसी का मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं में जो हीमोग्लोबिन होती है HB, ये फेफड़ों में लंग्स में O2 लेकर एक अत्यंत अस्थाई जटिल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। कौन सा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कहां पर पहुंचाया जाता है? बॉडी के वेरियस टिश्यूज में, जिसको हम दैहिक ऊतक कह रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये शरीर में विभिन्न ऑक्सीकारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक O2 उपलब्ध कराता है या ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, जैसे सपोज करिए हम खाना खा रहे हैं, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस खाने का शरीर के अंदर ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। आपने पढ़ा भी है कि जो श्वसन होता है उसमें भोजन का मुख्य रूप से क्या होता है? ऑक्सीकरण, और उससे ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है जो विभिन्न कार्यों में काम आ रही होती है। ठीक है, जल निकलता है, CO2 निकलती है, जल जीव द्रव की मात्रा को बढ़ाता रहता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जैविक क्रियाओं के लिए क्या करती है, ये आवश्यक या जो भी यहाँ पर जो क्या नाम है नीड होती है ऑक्सीजन की, वो ये अवेलेबल करा देती है। दूसरा है देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। इसमें मैंने कहा था उपापचय क्रियाओं के पश्चात शरीर में जब उपापचय क्रियाएं होती हैं तो कोशिकाओं में किसका निर्माण हो जाता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से ब्लड लेकर कहां पर पहुंचाता है? इनको लंग्स में। जैसे यहाँ पर O2 को जोड़ा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, वैसे ही ब्लड क्या करता है? CO2 को जोड़ता है कार्बामीनोग्लोबिन के रूप में और इसे कहां पहुंचा देता है? वापस लंग्स में, और जहां से CO2 को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। कहां पर? वायुमंडल में। एक्सपेल कर दिया जाता है कहां पर? वायुमंडल में। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। मैंने कहा था आहार नाल में पचा हुआ जो भोजन होता है ये कहां पर चला जाता है? रक्त में या लसिका में। और जब ये रक्त या लसिका में चला जाता है तो ये क्रिया अवशोषण कहलाती है। ये घुलित रूप में शरीर के विभिन्न अंगों या कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि या संश्लेषण आदि कार्यों के लिए वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अर्थात सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों की सप्लाई या आपूर्ति कौन करता है? रुधिर। लेकिन वो खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं? पचे हुए होते हैं, डाइजेस्टेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हार्मोन्स का संवहन या परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। मैंने आपको बताया था हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, और इनको ले जाने के लिए शरीर में नलिकाएं नहीं होती, किसमें डाला जाता है? सीधा सीधा ब्लड में। और ब्लड क्या करता है? इनको जैव तंत्र और क्रियाओं का नियमन कराने के लिए कहां पर पहुंचा रहा होता है? निर्दिष्ट स्थानों पर। निर्दिष्ट स्थानों का मतलब क्या होता है? जो टारगेट या जो लक्ष्य अंग है जहां पर हार्मोन को काम करना होता है उनको क्या कहते हैं? निर्दिष्ट स्थल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है दैहिक ताप का नियमन। इसको भी मैंने अभी काफी डिटेल में आपको बताया था कि शरीर का जो ताप है समान बनाए रखने का कार्य कौन कर रहा होता है? ब्लड। इसीलिए हम समतापी होते हैं, इसीलिए हमें वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है,
क्योंकि हमारे शरीर का जो ब्लड है इसके द्वारा तापमान को समान बनाए रखने का काम होता है और बाहरी वातावरण का तापमान हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। मैंने बताया था भक्षण करने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं जैसे फैगोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं को क्या करती हैं, नष्ट कर उनका विनाश कर देती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। ठीक है, और देह में बाहर से आए हुए जीवाणु या विषाणु या अन्य प्रोटीन्स जिनको हम एंटीजन भी कह सकते हैं, इनको पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए ये शरीर में क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद रिपेयर ऑफ इंजरी, चोटों की मरम्मत। मैंने कहा था क्षतिग्रस्त शरीर के भागों या जख्मों या चोटों को ठीक करने के लिए या रिपेयर करने के लिए WBC की अहम भूमिका होती है। क्या करती है ये कि जो डैमेज पार्ट होते हैं या क्षतिग्रस्त भाग होते हैं वहां पर आसपास की कोशिकाओं को वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब घाव के आसपास की कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो घाव क्या होगा, हील होना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें देखिए मैंने बताया था चोट या घाव से बहते हुए रुधिर में विशिष्ट क्रिया द्वारा क्या बन जाता है, थक्का, और थक्का बनने से ब्लड क्या होगा, बहना रुक जाएगा। तो एक तो ब्लड के लॉस को रोका जा सकता है, दूसरा थक्का बनने से क्या होता है, घाव आसानी से भर जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर ब्लड की क्लॉटिंग ना होगी तो रुधिर बहता रहेगा, और ब्लड कितना होता है मैक्सिमम अपनी बॉडी में 5 लीटर के आसपास। तो अगर लगातार बहता रहेगा तो फिर बताइए कोई जैविक क्रिया हो पाएगी क्या, फिर व्यक्ति क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया होती है, इसको हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। मैंने बताया था उपापचय के पश्चात अपने शरीर में यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बन जाता है, क्रिएटिनिन बन जाती है। इनको ब्लड के द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है, किडनीज में, और किडनी से इनको बाहर बाई यूरिन निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद वाटर बैलेंस, जो अभी अभी मैंने बताया था दैहिक पदार्थों का विनिमय हो या उनका ट्रांसपोर्टेशन हो, इनके लिए वाटर एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम कर रहा होता है। सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय या तरल माध्यम में ही होती हैं। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो ऊतकी क्रियाएं हैं ये भी किसके द्वारा, रक्त के द्वारा जो जल उपलब्ध कराया जाता है तभी संभव होती हैं। अर्थात ब्लड क्या करता है, विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए वाटर अवेलेबल कराता है। ठीक है, उपापचय क्रियाओं के पश्चात जो जल की अतिरिक्त मात्रा होती है उसे बाहर निकालने के लिए वापस कहां भेज दिया जाता है, ब्लड के द्वारा ही वृक्क या किडनी में भेज दिया जाता है। ठीक, इसके पश्चात लास्ट रोगों का निदान या डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज। रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न घटक एवं रसायनों का परीक्षण कर रोगों का निदान रक्त परीक्षण के द्वारा ही संभव है। जैसा कि मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि ब्लड के माध्यम से हम क्या कर रहे होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो डिसऑर्डर है उनकी जांच करते हैं। रुधिर में पाए जाने वाले जो वेरियस टाइप ऑफ घटक हैं, चाहे वो DLC हो, चाहे वो TLC हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, इन सब की जांच करने के आधार पर हमें डिसऑर्डर के बारे में पता लग जाता है, तब हम उस व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पा रहे होते हैं। ठीक है।